फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर 2024 और 31 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, देश में अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक आयोजित की जा रही 21वीं पशुधन जनगणना के लिए कुल परिव्यय कितना है? What is the total outlay for the 21st livestock census being conducted in the country from October 2024 to February 2025? फर्स्ट ऑप्शन है 50 करोड़, सेकेंड ऑप्शन है 100 करोड़, थर्ड ऑप्शन है 150 करोड़ या फोर्थ ऑप्शन है 200 करोड़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, देश में अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक आयोजित की जा रही 21वीं पशुधन जनगणना के लिए कुल परिव्यय कितना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 200 करोड़ रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित 21वीं पशुधन जनगणना अभियान शुरू किया। साथ ही सरकार ने देश के पशु स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए $25 मिलियन की महामारी निधि परियोजना शुरू की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने नई दिल्ली में पशुपालन जनगणना अभियान और महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ किया। यह गणना 100% केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा 21वीं पशु गणना के लिए कुल व्यय 200 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 में ब्रिक्स देशों की 16वीं शिखर बैठक कहां आयोजित की गई? वेयर वॉज द 16th समिट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड इन 2024? फर्स्ट ऑप्शन है रसिया, सेकेंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील, फोर्थ ऑप्शन है इंडिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 2024 में ब्रिक्स देशों की 16वीं शिखर बैठक कहां आयोजित की गई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रूस ने कजान में 16वीं ब्रिक्स शिखर बैठक और पहली ब्रिक्स आउटरीच ब्रिक्स प्लस शिखर बैठक की मेजबानी की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बैठक की मेजबानी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ब्लॉक के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और न्यू डेवलपमेंट की अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ भी शामिल हुई। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ब्राजील 2025 में अगले 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस इतिहास रच दिया है? क्योंकि वह WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इन अक्टूबर 2024, हु अमोंग दी फॉलोइंग हैज मेड टेबल टेनिस हिस्ट्री एज शी बिकम दी फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल एट आ WTT चैंपियंस इवेंट? फर्स्ट ऑप्शन है तीजा कुला, सेकेंड ऑप्शन है अन्ना हरसे, थर्ड ऑप्शन है PV सिंधु, फोर्थ ऑप्शन है मनिका बत्रा।
बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह WTT चैंपियंस इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मनिका बत्रा बन गई हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह WTT चैंपियंस प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बन गई। भारतीय पैडलर मनिका ने कल फ्रांस के मॉन्टेपेलियर में राउंड ऑफ 16 में रोमानिया की बर्नाडेट स्कजॉक्स को 3-1 से हराया। मनिका ने इस साल की शुरुआत में 2024 पेरिस ओलंपिक में रोमानियाई खिलाड़ी को 3-2 के स्कोर से हराया था। वह ओलंपिक में एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के अंतिम 16 में पहुंचने वाली भारत की पहली टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई थी। बत्रा राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीत चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ने नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण UAE एक्सचेंज सेंटर LLC के प्राधिकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। अब यह सीमा पार इनबाउंड मनी ट्रांसफर नहीं कर सकता। UAE एक्सचेंज सेंटर LLC का मुख्यालय कहाँ है? The Reserve Bank has revoked the certificate of authorization of UAE Exchange Center LLC for non-compliance with regulatory requirements. Now it cannot transact cross-border inbound money transfer. Where is the headquarter of UAE Exchange Center LLC? फर्स्ट ऑप्शन है अबू धाबी, सेकेंड ऑप्शन है शारजा, थर्ड ऑप्शन है दुबई, फोर्थ ऑप्शन है फुजैरा। बताइएगा फ्रेंड्स, UAE एक्सचेंज सेंटर LLC का मुख्यालय कहाँ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन न करने के कारण UAE एक्सचेंज सेंटर LLC का प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है और अब यह सीमा पार से धन हस्तांतरण का कारोबार नहीं कर सकेगा। UAE एक्सचेंज सेंटर LLC, जिसका पंजीकृत कार्यालय दुबई में है, इनको ओवरसीज प्रिंसिपल के रूप में सीमा पार इनबाउंड मनी ट्रांसफर ऑपरेटर के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना के 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अभय को चेन्नई के पास LNT के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? इंडियन नेवीज 7th एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अभय was launched at LNT Kattupalli shipyard near Chennai. By which company has it been manufactured? फर्स्ट ऑप्शन है मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स, सेकेंड ऑप्शन है हिंदुस्तान शिपयार्ड, थर्ड ऑप्शन है APG शिपयार्ड, फोर्थ ऑप्शन है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय नौसेना के 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट अभय को चेन्नई के पास LNT के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक सैलो वाटरक्राफ्ट अभय का चेन्नई के पास LNT के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में औपचारिक रूप से जलावतरण किया गया। यह जहाज 8 जहाजों वाली ASW-SWC श्रृंखला में 7वां है, जो रक्षा मंत्रालय और GRSE के बीच 2019 के अनुबंध से
एक पहल है। अर्नाला श्रेणी के जहाज अंततः भारतीय नौसेना में सेवारत मौजूदा अभय श्रेणी के ASW कॉर्वेट का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इंडिया AI और मेटा ने IIT जोधपुर में जनरेटिव AI सृजन केंद्र की स्थापना और निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा AI पहल की शुरुआत की घोषणा की है। इंडिया AI एंड मेटा अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंटर फॉर जनरेटिव AI सृजन एट IIT जोधपुर एंड द लॉन्च ऑफ द युवा AI इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग्स इन पार्टनरशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, फोर्थ ऑप्शन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडिया AI और मेटा ने IIT जोधपुर में सृजनात्मक AI सृजन केंद्र की स्थापना और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ साझेदारी में कौशल और क्षमता निर्माण के लिए युवा AI पहल की शुरुआत की घोषणा की। इस सहयोग का उद्देश्य देश में ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति को बढ़ावा देना है। उत्कृष्टता केंद्र ओपन सोर्स AI का उपयोग करके और बड़े भाषा मॉडल LLM में संभावनाओं की खोज करके AI इनोवेटर्स और उद्यमियों की अगली पीढ़ी की पहचान करेगा और उन्हें सशक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने लद्दाख के चुशूल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ द इंडियन आर्मी टू एस्टैब्लिश अ सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड एट चुशूल लद्दाख। फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है TP रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड, थर्ड ऑप्शन है JSW एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है NTPC लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी ने लद्दाख के चुशूल में सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, NTPC लिमिटेड के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। NTPC ने लद्दाख के चुशूल में सोलर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। यह महत्वपूर्ण कदम ऑफ ग्रिड आर्मी स्थानों में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करके एक स्थिर बिजली आपूर्ति प्रदान करेगा। NTPC ने इस अभिनव सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रो ग्रिड प्रणाली को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए डिजाइन किया है, जिसमें ऊर्जा भंडारण माध्यम के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करके पूरे वर्ष 24 घंटे 200 किलोवाट बिजली की आपूर्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात दाना ने भारत के पूर्वी तट पर हमला किया, जिससे मूसलाधार बारिश हुई और 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। दाना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया गया है? सेवरी ट्रॉपिकल साइक्लोन दाना struck the east coast of India, bringing torrential rains and strong winds of 100 to 120 km per hour. Which country has given the name of Dana cyclone? फर्स्ट ऑप्शन है ओमान, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश,
फोर्थ ऑप्शन है कतर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, दाना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कतर देश ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात दाना ने भारत के पूर्वी तट पर हमला किया, जिसके कारण मूसलाधार बारिश हुई और 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलीं। इससे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में बुनियादी ढांचे और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। यह 2024 के मौसम में भारत में आने वाला तीसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला 2024 के मौसम का पहला चक्रवात रेमल था, जो मई 2024 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में टकराया था। ओमान ने रेमल नाम सुझाया था, जिसका अरबी में अर्थ रेत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध गुसाड़ी लोक नर्तक कनक राजू, जिन्हें गुसाड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता है, इनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फेमस गुसाड़ी फोक डांसर कनका राजू, आल्सो नोन एज गुसाड़ी राजू, passed away recently at the age of 84. In which year he was honored with the Padma Shri Award? फर्स्ट ऑप्शन है 2023 में, सेकंड ऑप्शन है 2022 में, थर्ड ऑप्शन है 2021 में, या फोर्थ ऑप्शन है 2020 में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2021 में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध गुसाड़ी लोक नर्तक कनक राजू, जिन्हें गुसाड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता था, इनका 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कनक राजू का जन्म तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर मंडल के मारलावाई गांव में हुआ था। कनक राजू को लोक नृत्य को दुनिया तक पहुंचाने में उनकी भूमिका के लिए 2021 में पद्मश्री के राष्ट्रीय सम्मान के लिए नामित किया गया था। राजगौंड जनजाति से आने वाले कनक राजू ने गुसाड़ी के लयबद्ध नृत्य को लोकप्रिय बनाया। 1982 में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने प्रदर्शन करके पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रानी रामपाल, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित हैं? रानी रामपाल हु रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है हॉकी, सेकंड ऑप्शन है बैडमिंटन, थर्ड ऑप्शन है खो खो, या फोर्थ ऑप्शन है फुटबॉल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रानी रामपाल जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी खेल से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय हॉकी की रानी के नाम से मशहूर 30 वर्षीय पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है। भारत में हॉकी की नियामक संस्था हॉकी इंडिया ने रानी रामपाल के सम्मान में उनकी 28 नंबर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। रानी भारत के लिए खेलते समय 28 नवंबर की जर्सी पहनती थीं। रानी ने 2008 में कजान में ओलंपिक क्वालीफायर के दौरान सिर्फ 14 साल की उम्र में पदार्पण करने के बाद से 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 120 गोल किए हैं, जिससे वह हॉकी में वरिष्ठ स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टरों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।